हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 हिंदी PT2 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले अनसीन पैसेज है अपठित गद्यांश। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को उदात्त एवं महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता होता है, जो व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। तो देखिए, ये ना बेसिकली हमारी जो बात करने की कला होती है उसके बारे में ये पैसेज है, और एक जो शिक्षक है उसको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए ये हमें बताया गया है। तो शिक्षक होता है, क्या होता है? शिक्षक एक तरीके का अभिनेता होता है, अच्छा अभिनेता। तो यहाँ पर इसलिए ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर समझ में आया था कि प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए हमें अपनी बातचीत में। शिक्षक वर्ग को बोलना चाहिए कैसे? सोच समझकर बोलना चाहिए टीचर्स को। और नेक्स्ट है, बातचीत में आदान प्रदान किन चीज़ों का होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है और व्यक्तित्व का भी होता है। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा बातचीत की कला। नेक्स्ट जो खंड ब है उसमें हमें सबसे पहले बोला गया है कि उपसर्ग की परिभाषा बतानी है। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। मतलब जो आगे लगते हैं किसी भी शब्द के। प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे लगते हैं। जैसे कि त प्रत्यय से हमें जो है बनाना है सेंटेंस, तो प्राचीनता, सेंटेंस नहीं सॉरी वर्ड। इक से साप्ताहिक, ना से अकड़ना। उपसर्ग से आप ज़रा बता दीजिए, बहुत ही सिंपल सा होता है। उपसर्ग से कोई आप वर्ड बना के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट है, देखो ये वाला ना मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा है, एग्ज़ाम में आता है कि किसी की, जैसे बच्चे की आर्थिक सहायता, मतलब जैसे उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखे और फीस माफ़ी के लिए इस तरीके का आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पत्र लिखना है। या फिर मित्र को नववर्ष की शुभकामनाओं के लिए, न्यू ईयर की जो है जैसे होते हैं ना सेलिब्रेशन करी है, या फिर शुभकामना भेजने के लिए, ब्लेसिंग्स भेजने के लिए लेटर लिखना है। अब इनमें से किसी पे पैसेज लिखना है, दिवाली, दशहरा, परिश्रम का महत्व। तो प्रिपेयर करके आप लोग जा सकते हैं, इनमें से कोई आ सकता है एग्जाम में। ये आप लोगों का लिटरेचर वाला पार्ट है। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यानी कि जो साधु है, साधु का मतलब हो यहाँ पर ज्ञानी व्यक्ति, नॉलेजेबल पर्सन से कभी भी उसकी कास्ट मत पूछो, उसका ज्ञान पूछ लो। तलवार का म्यान करो, मतलब सॉरी, तलवार की इंपॉर्टेंस होती है, म्यान की नहीं। म्यान मतलब होता है जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो इंपॉर्टेंस तो तलवार की होती है ना, जिसमें तलवार को रखा जा रहा है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थोड़ी ना है। नेक्स्ट है, आवत गारी एक है, मतलब गाली एक आती है। अगर कोई सपोज करो कि किसी ने आपको गाली दी, तो आपके पास चॉइस है कि आप उसको पलट के कहीं गाली दे सकते हैं, या फिर आप चुप रह सकते हैं। चुप रहने का मतलब कमज़ोरी नहीं है, चुप रहने का मतलब महानता होता है कि आप गंदी भाषा नहीं निकालना चाहते हैं मुंह से, यही कबीर कहते हैं। तो साधु का महत्व किस में से है? तो उसके ज्ञान से साधु का महत्व होता है। तलवार का मोल करने से कविता का क्या आशय है? तो महत्व की बात अपनाओ और बेकार बातें छोड़ दो। कबीर ने अपनी साखी में किसका विरोध किया है? तो कबीर ने अपनी साखी जो है उसमें जाति पाति का विरोध किया है। यदि हमें कोई गाली दे तो हमें क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बात आगे नहीं बढ़ेगी उसको। हाँ, नेक्स्ट है, गाली एक ही एक कब रह सकती है? जब हम गाली को ना उल्टे, उल्टा जवाब ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, कबीर घास की निंदा करने से मना क्यों करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो घास की निंदा, देखो हम
हाँ ऐसा बोल सकते हैं हम, मतलब कुछ लोग जो जिनकी सोच अलग होती है वो बोल सकते हैं घास तो हमारे पैरों में, इसकी क्या वैल्यू है। बट घास का एक भी छोटा सा तिनका अगर आँख में आ जाता है ना तो वो परेशान कर देता है। तो कबीर दास जी जो हैं वो ये बोलते हैं कि कोई भी, चाहे कोई तुच्छ से तुच्छ चीज़ हो, कोई कितनी ही छोटी चीज़ क्यों ना हो, उसकी कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगध होए। मतलब पानी जो था परात में उसको तो कृष्ण भगवान ने छुआ ही नहीं था, अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए थे, क्योंकि वो अपने दोस्त की हालत को देख करके इतना मतलब उदास हो गए थे कि रो रो के ही उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए थे। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों झीक रहे थे, सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो सुदामा सोच रहे थे कि मेरी हालत देख करके कृष्ण मुझे सोना चांदी देंगे, ज़मीन वगैरह दे देंगे, बट कृष्ण ने तो कुछ नहीं दिया था सुदामा के अकॉर्डिंग उन्हें, तो इसलिए वो थोड़ा परेशान थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। तो आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। जंजीर मतलब जो बाउंडेशंस होती हैं उनकी तरफ लेखक इशारा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, साइकिल आंदोलन से पट्टुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव है। तो भाई बहुत ज़्यादा बदलाव आए थे। जहाँ पहिया है जो चैप्टर है पट्टुकोट्टई गांव का, तो वहाँ पर विमेन को जैसे ही पहिया मिला, यानी कि जैसे ही साइकिल मिली ना, तो विमेन काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई। अब उनको अपने किसी भी काम के लिए अपने भाइयों पर, अपने पति पर, अपने फादर पर, अपने बेटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। वो खुद से ही कहीं भी जा आ सकती थी, उनको फ्रीडम का एहसास होता था। अब वो अपना काम भी खुद से कर पा रही थी और उनकी आय भी बढ़ गई थी और उनको अपने लिए भी टाइम मिलता था, क्योंकि वो साइकिल से जा कर के जल्दी से काम निपटा लेती थी। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों। तो देखो आर साइकिल के मालिक तो करते ही ना समर्थन, क्योंकि उनकी बिक्री बढ़ रही थी, उनको आमदनी हो रही थी, इसलिए उन्होंने महिलाओं के इस आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट है, देखो मौर्य समाज के पतन के बाद कौन से शासक आए। तो मौर्यों के बाद आया था शुंग वंश। कुषाणों का लोकप्रिय राजा कौन था, कनिष्क था। प्राचीन नाटकों की भाषा शैली क्या थी, संस्कृत हुआ करती थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो कन्नौज में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्धचरित किसके द्वारा रचित है, तो अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा है। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप PDF भी जा करके ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।